हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे आरबीएससी केमिस्ट्री का चैप्टर 2 सॉल्यूशन। ये चैप्टर करने से पहले अपन कुछ बेसिक चीजें नोट करते हैं। तो देखो, अपन सब जानते हैं कि एटम जो होता है वो फंडामेंटल यूनिट होता है किसकी, सब्सटेंस की। और एटम आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। अगर ये मॉलिक्यूल जो है वो एक जैसे एटम से मिलकर बने हैं तो एलिमेंट, एक से ज्यादा एटम से मिलकर बने हैं तो उसे क्या कहेंगे, कंपाउंड। एक जैसे मॉलिक्यूल या एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सब्सटेंस। और वो सब्सटेंस दो तरीके के होते हैं, प्योर और इम्प्योर। इम्प्योर सब्सटेंस को ही अपन क्या कहते हैं, मिक्सर। अब प्योर जो सब्सटेंस होंगे उनके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल केमिकली एक जैसे होंगे, और इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सर में एक से ज्यादा टाइप के होंगे। अब वो जो एक से ज्यादा टाइप के जो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ में डाले गए हैं, उनसे जो मिक्सर बना है, वो मिक्स करने के लिए जब उन्हें फिजिकली मिक्स किया है, बोले तो उन कंपोनेंट के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है। ये मिक्सर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो जाएगी तो वो दोनों रिएक्ट करके कुछ और बना लेंगे, ठीक है। तो ये मिक्सर जो होता है वो दो तरीके का होता है, होमोजेनस मिक्सर और हेट्रोजेनस मिक्सर। और इसी होमोजेनस मिक्सर को अपन ने क्या नाम दिया है, सॉल्यूशन, जो कि अपना चैप्टर है। आपको पहले ये बता देता हूं होमोजेनस और हेट्रोजेनस होता क्या है। तो देखो, अगर मिक्सर बनाने पर जो कंपोनेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थ्रू आउट एक जैसा रहे और उनकी प्रॉपर्टी भी पूरे मिक्सर में एक जैसी रहे, बोले तो मिक्सर के ऊपर से नीचे से कहीं से भी अगर मैं थोड़ा सा पार्ट निकालूं और उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एक जैसी आए तो उसे कहेंगे होमोजेनस। अलग अलग आए तो हेट्रोजेनस। एकदम सिंपल सा बेसिक सा एग्जांपल है, वाटर में अगर शुगर डिसॉल्व करेंगे तो जो मिक्सर बनेगा वो कैसा होगा, होमोजेनस, वो बिल्कुल थ्रू आउट एक जैसा होगा। लेकिन अगर वाटर में सैंड डिसॉल्व करते हैं तो पहले तो वो डिसॉल्व ही नहीं होगी, थोड़ी देर बाद वो नीचे सेटल हो जाएगी, मतलब वो यूनिफॉर्म नहीं रहा, ऊपर सैंड कम है नीचे सैंड क्या है, ज्यादा है, तो वो कैसा मिक्सर हो जाएगा, हेट्रोजेनस। अपन सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, होमोजेनस मिक्सर होता है टू और मोर प्योर सब्सटेंस का, ठीक है। और होमोजेनस का क्या मतलब होता है, ये अपन समझ चुके हैं कि कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सर। पूरे मिक्सर में कंपोजिशन भी सेम रहे और प्रॉपर्टी भी सेम रहे, ऐसे मिक्सर को या ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं, होमोजेनस, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन सिंगल फेज, नो सेपरेशन लेयर बिटवीन कंपोनेंट। एक बार जब सॉल्यूशन बनेगा तो उसके कंपोनेंट के बीच में कोई सेपरेशन लेयर नहीं है। अपने वाला ही एग्जांपल लेते हैं, वाटर में जब शुगर डिसॉल्व की थी तो डिसॉल्व करने के बाद मैं कहीं पे भी ऐसी एक सेपरेशन लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता जो ऐसे सेपरेट करे कि यहां की तरफ शुगर है और यहां की तरफ क्या है, वाटर। वो एक जैसे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया कि पता ही नहीं चलता शुगर का है और वाटर का है, ठीक है। नेक्स्ट है कंपोनेंट आर नॉट केमिकली रिएक्ट। देखो, कंपोनेंट जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करते, वो जस्ट एक दूसरे के साथ क्या हुए हैं, मिक्स हुए हैं फिजिकली। इसको समझते हैं। देखो, अगर रिएक्ट नहीं किए तो वो गए कहां। तो देखो, अपन सब बचपन में अपन ने सबने पढ़ रखा है कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस। किसी में स्पेस कम होता है जैसे कि सॉलिड, किसी में ठीक ठाक, लिक्विड और ज्यादा गैस, लेकिन सबके पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस। तो जैसे वाटर के पार्टिकल के बीच में भी क्या था, स्पेस था, और वो वाटर के जो पार्टिकल के बीच में स्पेस था, उस पार्टिकल में वो जब शुगर ऐड की तो उसके पार्टिकल क्या हुए, उन स्पेस में जाके क्या हो गई, सेटल। उन्होंने वाटर के साथ कोई रिएक्शन वगैरह नहीं की। तो सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट अपन लेते हैं कि एक सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट है, उसके बेसिस पे उसके कुछ नाम हो सकते हैं। अगर दो कंपोनेंट है तो उसे कहेंगे बाइनरी, तीन कंपोनेंट है तो उसे कहेंगे टर्नरी, चार कंपोनेंट है तो उसे क्या कहेंगे, क्वार्टनरी, ठीक है। अगला अपना टॉपिक लेते हैं कि सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है उनमें से सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। बेसिकली दो तरह के कंपोनेंट हो सकते हैं, एक सॉल्यूट और एक क्या होता है, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है, एकदम बेसिक डेफिनेशन देके जो अपन सब जानते हैं कि कंपोनेंट विच डिसॉल्व और कंपोनेंट विच डिसॉल्व्स। मतलब ऐसा कंपोनेंट जो डिसॉल्व होता है वो सॉल्यूट, और जो डिसॉल्व करता है किसी और कंपोनेंट को वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। एक और पॉइंट है कि जो कंपोनेंट लेसर क्वांटिटी में हो वो सॉल्यूट, जो ज्यादा क्वांटिटी में हो वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। एक और पॉइंट है कि सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट क्या होती है, चेंज हो जाती है, और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट वही रहती है, और वही फिजिकल स्टेट फिर सॉल्यूशन की होगी। इसे समझते हैं।
देखो जैसे जब शुगर लेते हैं तो शुगर क्या होता है, सॉलिड। उसे जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर कैसा होता है, लिक्विड। अब जो पूरा ओवरऑल सॉल्यूशन बना है वो भी कैसा है, लिक्विड। और उसकी फिजिकल स्टेट किससे मैच कर रही है, शुगर से या फिर वाटर से? तो हम सब जानते हैं वाटर से, क्योंकि वो भी लिक्विड है। तो सॉल्यूट कौन सा होगा, शुगर, इस पॉइंट के बेसिस पे, क्योंकि उसकी फिजिकल स्टेट क्या नहीं कर रही, मैच नहीं कर रही। और किससे मैच कर रही थी, वाटर से कर रही थी, इसलिए वाटर कैसा हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग में अलग अलग क्राइटेरिया से अपन डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट। जनरली ये काफी होता है कि जो लेसर क्वांटिटी में है वो सॉल्यूट, जो हायर क्वांटिटी में है वो क्या है, सॉल्वेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन पे नहीं लगता, और भी सॉल्यूशन पे लगता है। जैसे मान लो एयर, प्योर एयर जो होती है वो गैसों का क्या होती है, मिक्सचर होती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी अदर गैसेज होती है। मैं पॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा, उनके साथ डस्ट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ प्योर एयर की बात कर रहा हूं। अब इन सब में ये भी एक दूसरे के साथ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अपन सबको पता है, ऐसे नहीं होता कि कमरे के एक कॉर्नर में ऑक्सीजन ज्यादा है, दूसरे कॉर्नर में ऑक्सीजन कम है, ऐसा नहीं हो रहा। इसका मतलब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या होगा, सॉल्यूशन। अब इसमें सॉल्यूट कौन सा और सॉल्वेंट कौन सा? तो देखो, इन एयर के जितने भी कंपोनेंट है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा कंपोनेंट होता है? तो आंसर आप सबको मालूम है, क्या होता है, 78% क्या होती है, नाइट्रोजन। तो वो किसका काम करेगी, सॉल्वेंट का। और बाकी के जो गैसेज है वो किसका काम करेगी, सॉल्यूट का। तो बाकी की गैसेज नाइट्रोजन के अंदर क्या हो रखी है, डिसॉल्व हो रखी है। ठीक है, तो अगला टॉपिक करने से पहले आप ये सब नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो, टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो अपन करने से पहले एक चीज अपन वापस रिवाइज कर लेते हैं कि सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पे मैच करेगी। अगर सॉल्वेंट में लिक्विड लूं तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। अगर मैं सॉल्वेंट गैस लूं तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, गैसियस सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट सॉलिड ले तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन। और फिर सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अगर सॉल्वेंट लिक्विड ले तो उसमें सॉल्यूट कुछ भी ले सकते, 3 तरीके से। फिर ये भी 3 तरीके से, ये भी 3 तरीके से। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 9 टाइप के सॉल्यूशन हो जाएंगे। कितने तरह के, 9 टाइप के। जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड था उसमें सॉल्यूट के बाकी के 3 तरीके। फिर सॉल्वेंट या गैस है, ये सॉल्यूट 3 तरीके से। और सॉल्वेंट सॉलिड है, सॉल्यूट जो है 3 तरीके से। 3 3 जा क्या हो जाएंगे, 9 टाइप के सॉल्यूशन हो जाएंगे। लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस, गैस सॉलिड, गैस लिक्विड, गैस गैस, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड और सॉलिड गैस। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब आगे देखते हैं, तो एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं अपन किसका, जब सॉल्वेंट लिक्विड है और सॉल्यूट क्या है, सॉलिड। तो सॉल्ट को या शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ये इसका परफेक्ट एग्जांपल है। सल्फर को अल्कोहल में डिसॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड है लिक्विड लिक्विड। लिक्विड लिक्विड का मिक्सर तब बनेगा जब वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या होगी, मिक्सिबल लिक्विड होगी। तो मिक्सिबल लिक्विड से क्या बन सकता है, सॉल्यूशन बन सकता है। ठीक है, तो मिक्सिबल लिक्विड का मिक्सर क्या कहलाएगा, लिक्विड लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन। जैसे अल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व कर ले। नेक्स्ट है लिक्विड सॉल्वेंट होना चाहिए और सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, गैस। एरेटेड ड्रिंक्स और अमोनिकल वाटर। एरेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में CO2 होती है, और अमोनिकल वाटर में क्या होती है, अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। तो अमोनिया तो कैसी होगी, गैस, और वाटर कैसा हो गया, लिक्विड। आगे चलते हैं, सॉल्वेंट कैसा है, गैस। और जो सॉल्यूट है वो 3 तरीके के हो सकते हैं। तो सबसे पहला लेते हैं, सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, सॉलिड। तो देखो, सॉल्यूट सॉलिड होगा और फिर बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, गैस में, तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। तो ऐसा होने के लिए एक ही तरीके के सॉलिड बचते हैं, वो है सब्लिमेटेड सॉलिड। अपन सब जानते हैं सब्लिमेटेड सॉलिड क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट। मतलब सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। तो जनरली क्या होता है, जनरली ये होता है कि सॉलिड को गर्म करने पे पहले वो लिक्विड में, फिर वो गैस में। लेकिन सब्लिमेटेड सॉलिड क्या होता है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इन सॉलिड का अपन सॉल्यूशन बनाए तो क्योंकि ये गर्म करने पर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बाद में गैस में, तो गैस में अच्छे से डिसॉल्व होकर गैसियस सॉल्यूशन बना लेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में वो कैसे थे, सॉलिड थे। इसलिए इसको अपन क्या कह सकते हैं कि भाई इसमें सॉल्यूट तो क्या है, सॉलिड, और जो सॉल्वेंट है वो क्या है, गैस। जैसे कि कैम्फर, आयोडीन, NH4Cl, ये वगैरह। नेक्स्ट है गैस, सॉल्वेंट और सॉल्यूट कैसा है, लिक्विड। ह्यूमिडिटी सब जानते हैं, बारिश के सीजन के बाद अपन अक्सर बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा हो गई। तो ह्यूमिडिटी है क्या एक्चुअल में,
तो जो एयर होती है वो गैसियस है मिक्सर, उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट है। अब देखो वाटर बाय डिफॉल्ट कैसा होता है, लिक्विड। अब वाटर वेपर है तो इसे अपन क्या कह देंगे कि भाई ये एक सॉल्यूशन बन गया, और किसका हो गया, लिक्विड किस में डिसॉल्व हो गया, गैस में। ठीक है, नेक्स्ट है गैस। गैस एयर खुद, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब मिक्स होकर क्या बनाती है, एयर बनाती है, जिसमें नाइट्रोजन तो क्या हो जाएगी, सॉल्वेंट जो कि गैस है, और बाकी की सारी गैसेज क्या हो जाएगी, सॉल्यूट, वो भी कैसी है, गैस है। नेक्स्ट अपन लेते हैं सॉलिड। सॉलिड बोले तो सॉल्वेंट सॉलिड है और सॉल्यूट भी कैसा है, सॉलिड। तो इसे कहते हैं एलॉय, होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और नॉन मेटल भी कर सकते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, एलॉय। तो एलॉय जो बेसिकली वो सॉलिड सॉलिड का क्या है, एक तरह का होमोजीनस मिक्सचर है। जैसे अपन बहुत सारे एलॉय जानते हैं, जैसे अपन घरों में अपन स्टील के बर्तन यूज करते हैं, तो स्टील बेसिकली क्या है, एक तरह का एलॉय है। ठीक है, वैसे वैसे कॉपर जिंक जो है वो क्या है, ब्रास, वो भी एक एलॉय है। कॉपर औरम मतलब गोल्ड को कॉपर के साथ मिक्स करके यूज किया जाता है, कहाँ यूज करते हैं, ज्वेलरी में। ज्वेलरी जो होती है वो प्योर गोल्ड की नहीं, गोल्ड कॉपर एलॉय की बनती है। स्टील भी एक एलॉय है, उसके कंपोनेंट आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए कि उसके कंपोनेंट क्या होते हैं। नेक्स्ट है सॉलिड लिक्विड। सॉलिड लिक्विड का एग्जांपल क्या होगा, मेटल अमलगम। देखो बेसिकली ये भी एक एलॉय है, लेकिन अपन सब जानते हैं मरकरी जो होता है, मरकरी लिक्विड होता है, वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। पूरी पीरियोडिक टेबल में सिर्फ दो ही एलिमेंट ऐसे हैं जो नेचुरल स्टेट में लिक्विड फॉर्म में होते हैं। दोनों के नाम अगर किसी को मालूम है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। तो देखो जो मरकरी जो है वो बेसिकली कैसा है, लिक्विड। अब लिक्विड है तो उसका अगर एलॉय किसी के साथ बनाएंगे और मरकरी की अमाउंट ज्यादा रखें तो उसमें मरकरी जो लिक्विड है वो तो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और जो दूसरा जो मेटल यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और वो कैसा है, सॉलिड स्टेट में। तो अगर जिंक को मरकरी के साथ यूज करें तो इसे कहेंगे जिंक अमलगम। अगर कॉपर को मरकरी के साथ यूज करेंगे तो इसे कहेंगे कॉपर अमलगम। तो अमलगम जब भी वर्ड आए तो अमलगम बोले तो एक पार्ट, वो भी मेजोरिटी में कौन सा होगा, मरकरी, दूसरा कुछ हो। ठीक है, नेक्स्ट है सॉलिड गैस। सॉलिड गैस का एग्जांपल हो जाएगा पैलेडियम जो होता है, अपन ने पिछले साल एक टॉपिक पढ़ा था हाइड्राइड। पैलेडियम जो है वो हाइड्रोजन को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसको इसी वजह से हाइड्रोजन स्टोरेज के फॉर्म में यूज भी कर सकते हैं। तो जो पैलेडियम हाइड्रोजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसका जो ओवरऑल बनेगा उसे अपन क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन कैसा है, पैलेडियम तो सॉलिड है, हाइड्रोजन गैस थी, तो गैस इन सॉलिड का सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा है, नोट करो, फिर अगला टर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है कंसंट्रेशन। तो देखो कंसंट्रेशन क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, कि ये गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन बनाने के लिए आपने कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया था, उसको अपन क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अब ये मेजर करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और उन सारे तरीकों को अपन कहेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। और जितने भी कंसंट्रेशन टर्म अपन को पढ़नी है उनको अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसी कंसंट्रेशन टर्म जो मास बेस्ड हो, स्पेशली किसके, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के, और किस पे बेस्ड हो, वॉल्यूम बेस्ड। तो अगर मास बेस्ड कंसंट्रेशन टर्म है जैसे मास परसेंटेज, पीपीएम, पीपीबी, मोलेलिटी, मोल फ्रैक्शन, अपन देखेंगे वन बाय वन ये क्या है, वो सब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। अगर इन सब टर्म के नीचे ऐसे क्वेश्चन आए, जैसे मान लो मोलेलिटी के नीचे क्वेश्चन आए कि क्या टेम्परेचर चेंज करने पे मोलेलिटी चेंज होगी, तो आंसर है नहीं चेंज होगा। ठीक है, लेकिन अगर वॉल्यूम बेस्ड कंसंट्रेशन, जो दूसरे टाइप की कंसंट्रेशन टर्म होती है जिसे कहते हैं वॉल्यूम बेस्ड, जिसमें कौन कौन से आते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मोलेरिटी, नॉर्मेलिटी, अगर इनमें से किसी के ऊपर भी ऐसा क्वेश्चन है कि क्या टेम्परेचर चेंज करने पे कोई इफेक्ट होगा, तो ये सब चेंज होंगे, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अपने जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म है इनको अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, मास बेस्ड और वॉल्यूम बेस्ड। मास बेस्ड जो सारी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, और वॉल्यूम बेस्ड जो है वो सारी टेम्परेचर पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी। एकदम सिंपल। अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मास परसेंटेज से, जिसे W बाय कैपिटल W भी कहते हैं। क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कि 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना सॉल्यूट ग्राम में डिसॉल्व करना पड़ रहा है, वो क्या कहलाएगा, मास परसेंटेज।
अब अपन कैसे मेजर करेंगे कि 100 ग्राम में इतना आएगा, तो अपन क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर रख देंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे रखेंगे और उसे किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 100 से। ठीक है, एक मास ऑफ सॉल्यूशन कभी क्वेश्चन में ना दिया हुआ तो क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों के मास को ऐड कर देंगे तो किसका मास आ जाएगा, सॉल्यूशन का। जैसे मान लो कि एक कोई सॉल्यूशन है जो A सॉल्वेंट और B सॉल्यूट के मिक्स करने से बना है, और A के मास को अपन ने WA से डिनोट कर दिया और B के मास को अपने WB से डिनोट कर दिया। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट बोले तो WB ऊपर रख दिया, और मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन नहीं है तो इन दोनों को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। एकदम सिंपल सा। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखो एकदम सिंपल सा है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय 11 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 539 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, फाइंड मास परसेंटेज। कि एक सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें सॉल्यूट कितना लिया गया है, 11 ग्राम, और सॉल्वेंट कितना लिया गया है, 539 ग्राम, और कह रहा है मास परसेंटेज निकालो। तो देखो मास ऑफ सॉल्यूट बोले तो WB कितना दे रखा है, 11 ग्राम, कितना दे रखा है, 11 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, 539। मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होता है क्योंकि नीचे वही पुट करना है, तो वो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 550 ग्राम। एकदम सिंपल सा। अब अपन को मास परसेंटेज निकालना, और मास परसेंटेज का अपन को फॉर्मूला पता है क्या है, WB अपॉन WA प्लस WB। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट सॉल्यूशन का मास दे रखा होता तो फिर ऐड मत कर देना, पढ़ना अच्छे तरीके से कि वो सॉल्वेंट का मास है या सॉल्यूशन का। अगर सॉल्यूशन का है तो डायरेक्ट यूज करो, सॉल्वेंट का है तो सॉल्यूट का मास ऐड करके फिर सॉल्यूशन का मास निकालना पड़ेगा। तो अपन दोनों निकाल चुके हैं, तो पुट कर देते हैं। WB की वैल्यू कितनी है, 11, और दोनों का सम कितना था, 550, इनटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। ठीक है, कैंसिल आउट कर लेंगे, लगभग कितना जाएगा, ये 0 से 0 कट हो जाएगा, 2, कितना आएगा, 2। अब कंसंट्रेशन है तो उसके पीछे यूनिट भी लगाएंगे, तो यूनिट अपन ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, W बाय कैपिटल W परसेंटेज। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए, फिर और टॉपिक करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, a solution is prepared by adding 11 gram of oxalic acid to form 500 ml of aqueous solution, calculate mass percentage of solution और density given। देखो इस क्वेश्चन का मोटिव ये सिखाना है कि अगर क्वेश्चन में मास गिवन हो लेकिन अपन को वॉल्यूम चाहिए तब क्या करेंगे, या वॉल्यूम गिवन हो और मास चाहिए तब क्या करेंगे। जैसा कि इसमें अपन को मास चाहिए लेकिन गिवन क्या है, वॉल्यूम। ऐसे केस में अपन डेंसिटी का कंसेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो डेंसिटी बेसिकली क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर अपन को मास चाहिए तो अपन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर लेंगे, और वॉल्यूम चाहिए तो मास अपॉन डेंसिटी कर लेंगे। तो इसको करते हैं क्वेश्चन को। देखो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 11 ग्राम, लिख दिया 11 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन, डायरेक्ट मास ऑफ सॉल्यूशन क्यों कर रहे हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों किसके दे रखे हैं, सॉल्यूशन के दे रखे हैं। तो अपन कैसे निकालेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर लेंगे। डेंसिटी कितनी है, 1.1, और वॉल्यूम कितना दे रखा है, 500। तो 1.1 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 550 ग्राम। अब ये ग्राम ही क्यों हुआ, किलोग्राम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि डेंसिटी की यूनिट में देखो मास की यूनिट क्या है, ग्राम, इसलिए ये भी ग्राम में। परसेंटेज निकालने बहुत सिंपल है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 11, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, 550, इनटू क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, वेट बाय वेट या मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट करने से पहले एक चीज बता देता हूं, मास परसेंटेज की एक डेफिनेशन तो मैंने लिखी है, एक अपन सब एक जैसी लिख लेते हैं। तो मास परसेंटेज की डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि जैसे ये आगे जिस पैटर्न में लिखी हुई है कि द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ मास डिसॉल्व्ड इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर अपन आगे सब डेफिनेशन ऐसे ही करेंगे, जैसे वॉल्यूम परसेंटेज की क्या करेंगे, द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ जब वॉल्यूम यूज किया, या मास लगाएंगे तो मास परसेंटेज की हो जाएगी, वॉल्यूम लगाएंगे तो वॉल्यूम परसेंटेज की हो जाएगी। यही अगर द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट 100 पार्ट ऑफ वॉल्यूम, मतलब पहले तो मास और बाद में वॉल्यूम लेंगे तो किसकी हो जाएगी, मास वॉल्यूम परसेंटेज की डेफिनेशन हो जाएगी। फॉर्मूले भी सेम है,
उसका मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम परसेंटेज का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एकदम सिंपल सा है, ठीक है। और ये सब किस पे निकाले जा रहे हैं, 100 पार्ट पे निकाले जा रहे हैं, इसलिए इनको सबको परसेंटेज बोला। कभी कभी क्या होता है कि जो सॉल्यूट जो होता है वो इतनी ट्रेस अमाउंट में होता है कि 100 पार्ट पे चेक करने पर कुछ मिलता ही नहीं है, जैसे कि पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट्स वगैरह, कॉन्टामिनेशन वगैरह, ये सब मेजर करने के लिए ये परसेंटेज वाला क्राइटेरिया नहीं चलता। ऐसे केस में अपन 100 पार्ट की जगह 10⁻6 पार्ट में आंसर निकालते हैं, या 10�9 पार्ट में आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो 10⁻6 पार्ट में निकालेंगे तो उसे कहेंगे पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, और 10�9 बिलियन होता है इसलिए उसे कहेंगे पार्ट्स पर बिलियन। देखो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या करना था, 100। उसकी जगह अपन क्या कर देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻6, तो पीपीएम निकल जाएगा। अगर यहाँ 10�9 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, पीपीबी, ठीक है। एकदम सिंपल सा है। तो बेसिकली पीपीएम और पीपीबी तब यूज करना है जब सॉल्यूट क्या हो, बहुत ट्रेस अमाउंट में। तो इस तरीके से अपने ये सारे हो जाते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, हाउ यू फॉर्म 25% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल बाय वॉल्यूम। इथाइल अल्कोहल का 25% एक्वस सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। तो देखो इनडायरेक्टली अपन को सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पता है। सॉल्यूट तो दे रखा है क्या, इथाइल अल्कोहल, और सॉल्वेंट एक्वस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर। और बाई वॉल्यूम बनाना मतलब दोनों वॉल्यूम वॉल्यूम में होंगे। और 25% का क्या मतलब है कि 25 अगर वॉल्यूम लूं, जैसे मान लो ml में लेता हूं, तो 25 ml अगर मैं लूं इथाइल अल्कोहल, ये ले लिया मैंने 25 ml इथाइल अल्कोहल, तो टोटल जो सॉल्यूशन है वो कितना होगा, 100 ml। 100 ml टोटल सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब सॉल्वेंट कितना लेना पड़ेगा, जो कि सॉल्वेंट क्या है, वाटर। तो फिर मेरे को वाटर कितना लेना पड़ेगा, 75 ml। कितना लेना पड़ेगा, 75। तो बेसिकली ये बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 75 ml वाटर लूंगा, उसमें 25 ml इथाइल अल्कोहल डाल दूंगा, डिसॉल्व कर लूंगा, जो सॉल्यूशन बनेगा 100 ml वो क्या होगा, 25% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो आप ये सब नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। तो देखो मोल फ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले अपन ये देखते हैं कि मोल क्या होते हैं। तो मोल बेसिकली एक सर्टेन नंबर के कलेक्शन को मोल कहते हैं। जैसे अपन मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं आपको, अगर मैं पूछूं कि डजन कितने होते हैं तो 12 को डजन कहते हैं। अगर 12 पेन हो तो क्या कहेंगे, 1 डजन। अगर 12 केले हो तो भी क्या कहेंगे, 1 डजन। अगर 12 बॉल हो तो भी उन्हें क्या कहेंगे, 1 डजन। ठीक वैसे वैसे 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर किसी भी चीज के, उससे अपन क्या कहेंगे, 1 मोल। वैसे जनरल लाइफ में ऐसे यूज नहीं करते, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं। अगर 6.022 इंटू 10⁻23 पेन हो तो उन्हें भी अपन क्या कह सकते हैं, 1 मोल पेन, ठीक है। लेकिन इन चीजों के लिए ये नंबर बहुत बड़ा हो जाता है। एटम और मॉलिक्यूल्स के लिए ठीक है। तो अगर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल, आयंस कुछ है तो उन्हें अपन क्या कहेंगे, 1 मोल। नेक्स्ट अपना उठता है मोलर मास। देखो मोलर मास क्या होता है, 1 मोल के मास को क्या कहते हैं, मोलर मास। और अपन को अक्सर ऐसा सिखाया जाता है कि मोलर मास निकालना बहुत आसान है। अगर एटम का मोलर मास निकालना है तो क्या करो, उसका जो एटॉमिक मास नंबर है, जैसे कार्बन का 12 होता है तो पीछे लिख दो 12 ग्राम, ठीक है। अगर नाइट्रोजन का निकालना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास नंबर 14 होता है तो उसकी जगह लिख दो 14 ग्राम, तो ये उसका मोलर मास हो जाएगा। यही अगर किसी मॉलिक्यूल का मोलर मास निकालना है तो उसके एटॉमिक मास को सबको ऐड करके जो आंसर आता है उसके पीछे ग्राम लगा दो, वो उसका क्या हो जाएगा, मोलर मास। पर ऐसा करते क्यों है, तो उसको समझते हैं। देखो मोलर मास का मतलब होता है 1 मोल का मास। क्या होता है, 1 मोल का मास। तो 1 ले लिया। अब 1 मोल में कितने, वो क्या कहते हैं, एटम होंगे। तो 1 मोल में कितने, अगर एटम की बात करें तो एटम, मॉलिक्यूल की बात करें मॉलिक्यूल, कितने होंगे, अवोगाद्रो नंबर के बराबर।
और उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होंगे, क्योंकि मास तो उसी से निकलेगा, किसके बराबर होगा, एटॉमिक मास नंबर के बराबर। तो देखो एक क्यों लिखा, क्योंकि एक मोल का निकालना था। अवोगाड्रो नंबर क्यों लिखा, क्योंकि एक मोल में इतने वो पार्टिकल्स होंगे, और एटम मान लेते हैं अपन, इतने एटम्स होंगे। और फिर ए क्यों लिखा, क्योंकि हर एटम में जो मास होगा वो अपन किससे निकालेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर से, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर एटॉमिक मास नंबर से पता चलता है। और उन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास कितना होता है, देखो वैसे तो थोड़ा सा फर्क होता है, 1.672 और 1.675, अपन सॉल्व करने के लिए 1.67 तक ही लेते हैं, ठीक है। तो दोनों का एक जैसा मान लेते हैं, 1.67 × 10⁻²⁻²। अब जब अपन अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू पुट करेंगे तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो ऑलमोस्ट 1 आएगा। कितना आएगा, 1। तो 1 आएगा तो इस पूरे को क्या लिख सकता हूं, 1 ग्राम। तो फिर पीछे क्या बचा, ए, जो कि क्या था, एटॉमिक मास नंबर, उसको 1 ग्राम से मल्टीप्लाई किया तो ए ग्राम आ गया। तो ए ग्राम आ गया। इसीलिए अपन को ऐसे सिखाया जाता है कि अगर मुझे कार्बन का मोलर मास निकालना है तो मैं बेसिकली कैसे निकाल सकता हूं कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है तो यहाँ 12 लिखूंगा, पीछे क्या लगा दो ग्राम। समझ में आई आपको बात। तो देखो मोलर मास जो होता है वो 1 मोल का मास होता है। तो अगर मेरे को किसी सब्सटेंस का मास गिवन हो और फिर मेरे को क्या है कि उसमें कितने मोल है, तो मुझे पता है कि 1 मोल का मास कितना होता है, मोलर मास के बराबर। तो उसके जो गिवन मास होंगे उसमें मोलर मास से डिवाइड कर दूंगा तो किसके नंबर आ जाएंगे, मोल के। तो इस तरीके से मोल का ये एक फॉर्मूला आ जाता है और इसी फॉर्मूले को अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो मुझे क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन 320 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल में अपन को क्या निकालने, वो निकालने। तो सबसे पहले मुझे इसका मोलर मास निकालना होगा। मोलर मास निकालने के लिए अगेन वही एटॉमिक मास नंबर का कलेक्शन करूंगा पहले। तो कार्बन कितना है, देखो कार्बन है 1 और एक कार्बन का एटॉमिक मास नंबर कितना होता है, 12, ठीक है। हाइड्रोजन कितने, 3 और 1 4, तो 4, और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर कितना होता है, 1। ऑक्सीजन कितना है, 1, और उसका एटॉमिक मास नंबर कितना होता है, 16। इन सब को अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 32, और 32 और पीछे क्या लगाना है, ग्राम, तो ये इसका क्या हो जाएगा, मोलर मास। ऐसे ही कुछ यूजफुल एटम के एटॉमिक मास नंबर मैंने दे रखे हैं, आप याद कर लेना। अब मुझे मोल निकालना है तो मोल कैसे निकालूंगा, गिवन मास, कितना मास है, देखो 320 ग्राम, क्या है 320 ग्राम, और उसे कितने से डिवाइड करना है, 32 से, तो क्या आ जाएगा 10, और पीछे क्या लगा देंगे, मोल। नेक्स्ट अपन निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। तो देखो मोल फ्रैक्शन नाम से क्लियर है, मोल मतलब मोल और फ्रैक्शन का मतलब रेशियो। तो फ्रैक्शन निकालना है किसका, मोल का। तो देखो एक किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनके मोल का फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन रेशियो। जैसे इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल। मतलब उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का मोल, उसको डिवाइड करने, टोटल मोल कितना है उससे डिवाइड कर देंगे, तो जो फ्रैक्शन आएगा वो उस कंपोनेंट का क्या कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन। जैसे सपोज करो कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 2 कंपोनेंट है, ए और बी, और मान लो ए के मोल को मैं एन ए से डिनोट करता हूं, बी के मोल को एन बी से डिनोट करता हूं। तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का, तो मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं एक्स से। तो एक्स ए कितना होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल, और बी का निकालना होगा तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन टोटल मोल। एकदम सिंपल है। अगर इन दोनों को अपन ऐड कर दे, एक्स ए और एक्स बी को ऐड कर दे, तो देखो एलसीएम क्या हो जाएगा, Na प्लस एनबी, ऊपर Na और Nb ऐड हो जाएगा, कट जाएगा, कितना जाएगा, 1। इसका मतलब किसी एक सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट होते हैं अगर उनके मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दे तो आंसर हमेशा कितना आएगा, 1। एक और चीज याद रखना कि किसी भी चीज का मोल फ्रैक्शन का आंसर हमेशा 1 से कम ही आएगा, क्योंकि टोटल कितना आना चाहिए, 1। तो किसी एक चीज का अगर मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो वो आंसर हमेशा क्या होना चाहिए, 1 से कम आना चाहिए। अगर कभी भी किसी एक कंपोनेंट का, मान लो कभी कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि एक सॉल्यूशन है जिसमें एक कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन 1 दे रखा है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कोई और कंपोनेंट है ही नहीं, वो अकेला ही है। क्योंकि ऐसा तभी पॉसिबल है कि जब वो अकेला ही हो तब उसका खुद का मोल फ्रैक्शन क्या है, 1, क्योंकि दूसरे होते तो 1 से कम ही आता। ठीक है, तो ये एक इनडायरेक्ट तरीका हो सकता है। अगर किसी भी चीज का मोल फ्रैक्शन 1 आ रहा है, इसका मतलब वो अपनी प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर मान लो एक्स ए और एक्स बी दोनों में से किसी एक का मोल फ्रैक्शन आप फाइंड कर लेते हो और दूसरे का निकालना है तो 1 में से लेस करके निकाल देंगे। जैसे अगर मुझे एक्स ए मालूम और एक्स बी निकालना है तो 1 माइनस एक्स ए, और मुझे एक्स बी मालूम और एक्स ए निकालना है तो 1 माइनस एक्स बी कर देंगे। ठीक है,
अगर 3 कंपोनेंट हो तो भी वैसे वैसे, जिस कंपोनेंट का मोल निकालना उसका ऊपर, टोटल मोल नीचे। अगर ए का निकालना तो ए के मोल ऊपर, तीनों के मोल नीचे। बी का निकालना बी के मोल ऊपर, तीनों के नीचे। सी का निकालना सी के मोल ऊपर, तीनों के नीचे। और टोटल मोल कितने हो जाएंगे, इन तीनों का भी सम करेंगे तो कितना आएगा 1। ठीक है, तो जितने कंपोनेंट होंगे उतने कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या आएगा 1। ऐसे नहीं कि 2 का ऊपर 2 का बताया कि 2 कंपोनेंट का ही 1 आता है। एक अगर सॉल्यूशन में 5 कंपोनेंट है तो XA, X1, X2, X3, X4, X5 पांचों कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा 1। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वापस रिवाइज कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से सुनना। मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 आता है। इसका मतलब ये समझा जाएगा कि किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आएगा। जनरली तो वो 1 से कम ही आएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे और अपन को पूछे कि इसका 1 आ रहा है और उसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब अपन क्या समझेंगे कि वो कैसा है, प्योर फॉर्म में। कैसा है, प्योर फॉर्म में। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर इसके न्यूमेरिकल करते हैं और फिर ये पार्ट को अपन एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेन 80 ग्राम ऑफ NaOH इन 180 ग्राम ऑफ H2O, फाइंड मोल फ्रैक्शन। तो देखो अपन को किसका मोल, पहले अपन को मोल निकालने पड़ेंगे दोनों के कंपोनेंट के, NaOH के भी निकालने पड़ेंगे और H2O के भी। अब मोल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि मास कितना गिवन है। तो NaOH का कितना मास गिवन है 80। ठीक है, और मोलर मास तो देखो Na का एटॉमिक मास नंबर होता है 23, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 23 और 1 कितने हो गए 24, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 24 और 16 कितने हो गए 40, तो 40 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 मोल। तो 2 मोल तो आ गए किसके, NaOH के। ठीक, ऐसे कैसे H2O के निकालेंगे। H2O का मास कितना दे रखा है 180, और मोलर मास कितना होता है H2O का, निकालेंगे तो आएगा 18, तो मोल आ जाएंगे इसके कितने 10 मोल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन जैसे NaOH के निकालना है तो NaOH के मोल ऊपर रखेंगे, कितने थे NaOH के मोल 2, और टोटल मोल कहां पुट करेंगे नीचे, तो 2 + 10, तो कितना आ जाएगा 2/12, आंसर कितना आ जाएगा 1/6। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि मोल ही ऊपर पुट करना है, मोल ही नीचे पुट करना है, तो यूनिट लेस क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मुझे यही मोल फ्रैक्शन H2O के निकालना है तो 2 तरीके, एक तो फॉर्मूले से निकाल लूं, H2O के मोल ऊपर रखूं कितने हैं 10, ठीक है, और नीचे क्या रखूं टोटल मोल जो कितने थे 12, तो कितना आ जाएगा 5/6। एक और तरीका भी हो सकता था, अगर मैं एक चीज के मोल निकालने के बाद उसे 1 में से लेस कर देता तो अभी क्या आते 5/6। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो अपना आंसर सही भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट है A B C, टोटल मोल दे रखे हैं 10, A के मोल दे रखे हैं कितने दे रखे हैं 2, और B का मोल फ्रैक्शन दे रखा है कितना दे रखा है 0.6, और कह रहा है C का मोल फ्रैक्शन निकालो। तो आधे अधूरे डेटा है, तो देखो करने की कोशिश करते हैं। टोटल मोल कितने हैं 10, ठीक है। अब A के मोल अपन को कितने दे रखे हैं, A के मोल दे रखे हैं 2 मोल दे रखे हैं, तो अपन A का मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो A का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए A के मोल चाहिए थे, वो अपन को दे रखे हैं। इंडिविजुअल मोल तो नहीं दे रखे, लेकिन टोटल मोल दे रखे हैं कितने हैं 10, डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 0.2। तो A का मोल फ्रैक्शन कितना आ गया 0.2, B का मोल फ्रैक्शन क्वेश्चन में दे रखा है कितना है 0.6। अब C का निकालना, अब C का निकालने का एक तरीका तो क्या है, C के मोल गिवन होने चाहिए, लेकिन वो तो गिवन है नहीं, तो अपन क्या करते हैं प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अपन को क्या पता है कि XA प्लस XB प्लस XC तीनों करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। XA की जो वैल्यू है वो कितनी है 0.2, XB की कितनी है 0.6, तो XC की कैसे निकालेंगे 1 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.6 और 0.2 कितना जाएंगे 0.8, तो उसके भी कितना आ जाएंगे 0.2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आगे की स्लाइड में दे रहा हूं, आप अच्छे से उन्हें सॉल्व कर लें। और अगर आपको उनके सॉल्यूशन चाहिए तो आप फेसबुक पेज पे जाकर उनके सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से इन सबको नोट करें, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें और खूब सारा पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।